Good morning, all of you. In this part of lipids, we will discuss about the different properties of oil and fats. These oil and fats come in the category of the simple lipids. As we already discussed, the lipids are of three types: the simple lipid, the compound lipids, and the derived lipids. तो जो आपके सिंपल लिपिड्स हैं वो आपके ऑयल भी हो सकते हैं, दे मे बी द फैट, दे मे बी द वैक्सेस। तो फिलहाल हम जो सिंपल लिपिड्स हैं आपके ऑयल और फैट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से आपसे ये पूछ लेते हैं, आपको बता देते हैं कि व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स। जो आपके लिपिड्स हैं, क्योंकि ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है। तो बायोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are present in the living organisms and responsible for the growth and the maintenance of the living organisms. तो उन्हें आप बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग, molecules means molecule. These molecule may be the carbohydrates, protein, enzymes, nucleic acid और the lipids one. तो फिलहाल हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और लिपिड्स भी कौन से अपने सिंपल लिपिड्स। तो अब हम सिंपल लिपिड्स जो है आपके जो ग्लिसराइड हैं, ऑयल एंड फैट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर दीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लिसराइड्स मींस ऑयल एंड द फैट्स। द फर्स्ट एंड द वेरी सिंपल प्रॉपर्टी जिसको हम देख के ही बता सकते हैं कि जब वो हमारे सामने हो तो हम एकदम बता देंगे दे आर कलरलेस लिक्विड्स। और ये आपके आपके सॉलिड्स फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, बट दे आर लाइटर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा जब आप वाटर के ऊपर जब आप ऑयल डालते हैं तो जो ऑयल्स होते हैं दे हैव वेरी लो डेंसिटी, सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये वाटर के सरफेस के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं। और जब ये फ्लोट करते हैं तो क्या होगा, आपने मान लीजिए आपके पास, देखिए ध्यान से देखना आप कि आपके पास मान लीजिए कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपने देखो इस टाइप से वाटर डाल रखा है, और इसके ऊपर आपने ऑयल डाल दिया इस टाइप से। ऑयल है देखो, तो ऑयल फॉर्म इज सेपरेटली द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इनकी जो बाउंड्री है, ये नीचे तो बोलो कौन था आपका, ये वाटर, और ये ऊपर हमने कौन डाल दिया, बोलो ये ऑयल की लेयर है। ऑयल की बोलो क्या है, ये लेयर है यहाँ पे। इनके बीच में ये आपस में इंटरमिक्स नहीं कर पा रहे, तो इनके सरफेस के बीच में है एक टेंशन, उसे कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन। इसे आप क्या कहते हैं, दैट इज द interfacial tension, and because of that inter का मतलब in between, फेशियल का मतलब फेसेस। जो ऑयल का फेस है, ऑयल का सरफेस है, और जो कंटेनर में हमने कौन ले रखा बोला आपका वाटर, वाटर का जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में आपकी क्या है, ये आपस में इंटरमिक्स नहीं हो पा रहे, इनके बीच में टेंशन है, तनाव है। सो दैट कॉल्ड द इंटरफेशियल टेंशन। आप उसे क्या कहते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। Due to that interfacial tensions, the oil and the wet water, these are insoluble in water। क्योंकि जो वाटर है इसका जो नेचर होता है that is polar one, पोलर होते हैं, और जो ऑयल होते हैं these are नॉन पोलर। तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे में इंटरमिक्स से नहीं होते, और उनके बाउंड्री के बीच में जो टेंशन होती है उसे आप क्या कहते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। लाइटर होते हैं, डेंसिटी कम होती है ऑयल्स की, तो इसलिए फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। सेकंड, दे आर नॉन वोलेटाइल, दे डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड गिविंग द इरिटेटिंग स्मेल ऑफ एक्रोलीन। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा काफी बार जो ऑयल्स होते हैं, जैसे आप घरों में भी यूज कर लेते हैं, जो आप घर में वेजिटेबल का कुक करते हैं तो उसके दौरान आमतौर पे आप ऑयल यूज करते हैं, वो आप सिरसिम ऑयल भी यूज कर लेते हैं। जब आप उसको, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं करते कि सिरसिम ऑयल को डायरेक्ट आप एकदम उसमें आप सब्जी बना देते हैं। तो बिफोर कुकिंग द वेजिटेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल you take the small amount of the sesame oil in the container and first of all you heat it for some time। तो क्योंकि उसके अंदर से जो बैड स्मेल है वो बाहर आपकी निकल जाती है। जो इरिटेटिंग स्मेल है वो किस वजह से आती है, वो आपकी आती है इस कंपाउंड की वजह से, जिसे कहते हैं एक्रोलीन। आखिर ये बना कैसे, तो देखो आप, ये हमने पहले पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो आपके ग्लिसराइड हैं ये आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। द ग्लिसराइड में भी द सिंपल, जो आपके ग्लिसराइड है कौन से हो सकते हैं, द मोनोग्लिसराइड, द डाई और द ट्राई। यहाँ पे ये पार्ट देखो ग्लिसरॉल पार्ट है, देखो ये इतना पार्ट पूरा कौन सा है, ग्लिसरॉल पार्ट था। CH2O के आगे यहाँ पे अगर H होते,
ओ के आगे एच एच एच, तो ग्लिसरॉल पार्ट था, और इधर वाला पार्ट क्या था बोले यहाँ पे OH सी डबल बॉन्डों के साथ, तो फैटी एसिड पार्ट था। तो इनके बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन हुई वाटर लॉस के बाद, तभी आपके ट्राइग्लिसराइड बने थे। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो ऑयल और फैट हो सकते हैं डिपेंडिंग के, अभी आपके सामने जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, आपको इस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम के बीच में क्या दिख रहे हैं बोलो, ये डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, रेड कलर से डबल, इट मींस दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द ऑयल्स। अगर ये सैचुरेटेड होती, फैटी एसिड की जो चेन है, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, अगर ये सैचुरेटेड होती, इसमें डबल बॉन्ड ना होते, तो वो आप फैट होते। दैट्स द जस्ट डिफरेंस इन बिटवीन द ऑयल एंड द फैट स्ट्रक्चर। तो आपने जो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ले रखे हैं, तो जब हम इनको ये डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देखो स्ट्रॉन्ग हीट किया इसी टाइप से, बॉन्ड की क्लीवेज भी जैसे मैंने बताया, आपके ग्लिसरॉल बन जाते हैं, अदर प्रोडक्ट भी आपके बन जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे अपने इसी पार्ट के ऊपर कि ग्लिसरॉल बना। तो ये जो ग्लिसरॉल बनता है, इसको अगर हम फर्दर हीट कर दें, क्या कर दे बोलो, फर्दर हीट, तो जो हमने रेड कलर से यहाँ पे देखो ये शो किया, तो आपके 2 वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, 1 वाटर मोलिक्यूल यहाँ से, रेड रेड का जो दिखाया, एक ये जो ब्लू ब्लू का दिखाया कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गया। फर्स्ट वाला जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, तो देखो होगा क्या वहां से, तो ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी। फर्स्ट कार्बन की देखो अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3, इधर से भी नंबरिंग कर दे क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपका, तो जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर से OH, सेकंड कार्बन के ऊपर से H, तो फर्स्ट कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई, सेकंड की भी कम हो गई, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जब हम दोबारा से क्लीवेज करते हैं, देखो ब्लू बॉन्ड की C2 के ऊपर से OH लॉस होगा, C3 के ऊपर से H, तो C2 C3 के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई। हमने C1 और C2 के बीच में से जो वाटर लॉस हुआ उसको हमने रेड कलर से शो कर दिया, C2 और C3 के बीच से जो वाटर लॉस हुआ उसको हमने ब्लू कलर से शो कर दिया। नाउ जो आपका ये जो स्पीसी बनी, जो आपका कंपाउंड बना, अब इसके अंदर एक प्रोसेस चल सकती है, वो है टॉटोमेरिज्म, जिसमें आपकी शिफ्टिंग होगी, आपकी 1,3 शिफ्ट आपके H एटम की होगी। देखो O और H के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, O के और H के बीच में देखो हमने डॉट से दिखाया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन देखो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा H से, तो OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट यानी आर abstracted by the more electronegative oxygen atom and shifted towards the carbon। तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है, इस कार्बन की तरफ इस कार्बन के बॉन्ड गिने, देखो इस कार्बन के, देखो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, जिसने ब्लू बॉन्ड भी आगे बना रही, इसके पहले से 4 बॉन्ड होते हैं, वो तो अंडरस्टूड ही होता है, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करने से देखो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगा यहाँ पे ऐसे, तो ये नया बॉन्ड बनना देखो शुरू हो जाएगा। नया बॉन्ड बनने का मतलब ये जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो एक बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी, टूटेगा वही जो वीक है, वीक कौन, पाई बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे इस कार्बन के पास देखो हमने इस टाइप से शिफ्ट कर दिए, देखो ये 2 डॉट से हमने जो दिखाया कार्बन की तरफ। तो क्या हुआ, जो नेक्स्ट कार्बन है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आएगा, देखो ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला है, और C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो देखो दैट प्रोसेस कॉल्ड द टॉटोमेरिज्म। और जो एक प्रोडक्ट आपका बन गया, और जो प्रोडक्ट आपका बना है ये आपका कौन है, ये आपका एलाइल एल्डिहाइड है। बोलो कौन है ये, एलाइल एल्डिहाइड, और इसे आप एक्रोलीन कहते हैं, कॉमन नेम इज एक्रोलीन। हम आपको फिर से कुछ याद दिला दे, देखो आपने ये पढ़ा था, देखो ये CH4 होता है, अगर हम इसकी एक वैलेंसी हटा दें CH4 की, तो ये मिथाइल कहलाता है, ये मीथेन था, ये मिथाइल है। अगर एक H और हटा दें तो आप इसे कहते हैं मिथाइलिन। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप अगर एल्कीन ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप इसे इथीन कहते हैं। अगर हम इसका एक H हटा दें किसी भी कार्बन के ऊपर से, तो आप इसे विनाइल कहते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है आपका, विनाइल। सिमिलरली अगर हम प्रोपीन ले लेते हैं, देखो इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड, ये CH3, देखो हमने प्रोपीन ले लिया। प्रोपीन के अंदर जो डबल बॉन्ड से अगला कार्बन होता है इसे आप एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, दैट पोजीशन इज कॉल्ड द एलाइलिक पोजीशन। तो ये जो एलाइलिक पोजीशन है, अगर हम इसके ऊपर से एक H हटा दें, देखो एक H हमने हटा दिया एलाइलिक पोजीशन के ऊपर से, तो ये एलाइल ग्रुप बन जाता है, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका बन गया देखो इस टाइप से एलाइल ग्रुप। अब आप हमें ये बताइए ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये CH2 ग्रुप, देखो ये CH2 ग्रुप यहाँ पे आपका विनाइल ग्रुप है, तो आप इसे विनाइल एल्डिहाइड कहेंगे क्योंकि CH2 तो कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। और ये जो ग्रुप हमने लगाया ये विनाइल होगा, मैंने शायद पहले एलाइल बोल दिया होगा, तो आप दोबारा से नोट डाउन कर लें, दैट इज द विनाइल ग्रुप। तो और ये आपके जो नीचे लगा हुआ है ये आपका एल्डिहाइड है, देखो ये एल्डिहाइड है यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप।
तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर विनाइल है, तो इसे आप विनाइल एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसे बोलो क्या कहते हैं, दैट इज द विनाइल एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे CHO की जगह OH होता तो विनाइल अल्कोहल, CHO की जगह Cl होता तो विनाइल क्लोराइड। तो इस टाइप से ये आप इनके कॉमन नेम है। ये विनाइल एल्डिहाइड भी कॉमन नेम है, एक्रोलीन भी कॉमन नेम है, इनके IUPAC नेम नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी कि जो आपके ग्लिसराइड होते हैं दे आर नॉन वोलेटाइल एंड दे गेट डिकम्पोज्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिविंग द इरिटेटिंग स्मेल ऑफ एक्रोलीन। तो ये एक्रोलीन की आपने स्ट्रक्चर देखी जिसे आप विनाइल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और ये डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बताया कि आप एक्रोलीन को विनाइल एल्डिहाइड किस लिए कह रहे हैं, ताकि आप पजल ना हो। तो साथ के साथ हमने दूसरी चीजें भी आपको बता दी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, हाइड्रोलिसिस। तो जो अगर हम ऑयल्स और फैट की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या करते हैं हम उनकी हाइड्रोलिसिस, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर उसका ब्रेक डाउन होगा, रिवर्स प्रोसेस चलेगी। आपने देखा था कि जो ट्राइग्लिसराइड कैसे बने थे, ट्राइग्लिसराइड जब आपके बने थे तो किन दो चीजों के मिलने से बने थे, वो बने थे आपके एक तो फैटी एसिड और आपके एल्कोहल। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि जब जो आपके ऑयल्स और जो फैट है जब आप इनका ब्रेक डाउन करेंगे, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आपके यानी वाटर के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ बोलो कि आपके डिफरेंट कैटलिस्ट at the temperature of 443 Kelvin, pressure of 6 to 8 atmosphere, in presence of the catalyst, इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करे आप उन्हें एंजाइम्स कहते हैं। और वो एंजाइम अगर हम यूज करते हैं लाइपेज, तो जो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है वो लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो मैं जो हाइड्रोलिसिस है ऑयल और फैट की वो कैसे हो सकती है, आप सिंपल वाटर के साथ करेंगे तो आपको ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एट ए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। अगर आप एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं दैट इज द लाइपेज, तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। दैट हाइड्रोलिसिस में टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो यानी जो आपके ऑयल और फैट है उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। दो प्रोडक्ट जो हमें मिलते हैं वो कौन मिलते हैं, एक तो फैटी एसिड और दूसरे हमें कौन मिलेंगे बोलो, एल्कोहल्स। क्योंकि जो आपके ट्राइग्लिसराइड हैं, जो ऑयल और जो फैट हमें बनाए थे हमने जब हमने उनकी प्रिपरेशन की थी, तो आपने देखा था वो बनते कैसे हैं, एल्कोहल और आपके फैटी एसिड की कंडेंसेशन से बनते हैं। तो रिवर्स रिएक्शन कर दें हाइड्रोलिसिस, तो फिर हमें ट्राइग्लिसराइड से क्या मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड से हमें ग्लिसरॉल मिलेगा। अगर हम ग्लिसराइड ही लेते हैं तो हमें ग्लिसरॉल मिलेगा, एल्कोहल कौन होगा आपका, ग्लिसरॉल, प्लस में फैटी एसिड मिल जाएंगे। तो उसी बेसिस के ऊपर हम जो हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम वो बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होता है, तो प्रोसेस बन जाती है जिसे आप कहते हैं सेपोनिफिकेशन, मीन सोप फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसके दौरान सोप प्रोड्यूस करते हैं, जो हम घरों में सोप यूज करते हैं। सो द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इन विच द ऑयल एंड द फैट्स आर ट्रीटेड विद NaOH or the KOH to give the sodium or the potassium salt of fatty acid called the soap, and also give a side product that is the glycerol, the process called the saponification. तो देखो ये आपके पास एस्टर हुआ, ये हमने हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने के बाद एक तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, ग्लिसरॉल, और दूसरा हमें क्या मिला बोलो, ये सोडियम सोल्ट मिला। अगर KH लेते हैं तो हमें पोटेशियम सोल्ट मिलेगा। देखो इस टाइप से ये सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ये सारे बोलो कौन है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्योंकि एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन चलती है तो क्या बनता है, सॉल्ट। सो दीज आर दी सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। यहाँ पे जो ग्लिसरॉल मिलता है इस प्रोसेस के दौरान, उसे आप ये बिल्कुल ऐसा एक प्रोडक्ट होता है, इसे आप स्प्लेंटलाई के नाम से पुकारते हैं यहाँ पे। द साइड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड along with the soap, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपका ग्लिसरॉल है। तो द साइड प्रोडक्ट विच इज obtained along with the soap, that is the glycerol, here called as the splint-like, क्योंकि लाई की फॉर्म में बनता है, मींस लाई का मतलब एक चिकना चिकना पदार्थ होता है। तो इसे आप स्प्लेंट लाई कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस के दौरान जो ग्लिसरॉल हमें मिलता है उसको स्प्लेंट लाई की फॉर्म में पुकारा जाता है। और जो आपके मेन प्रोडक्ट बने वो कौन बने, सोप। सो व्हाट आर दी सोप, द सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड द सोप। इसके अंदर देखो दो पार्ट होते हैं, आपको देखो साफ साफ दिख रहा है। एक तो इधर जिधर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो पार्ट दिख रहा है दैट इज द पोलर पार्ट। देखो ये इसका पोलर पार्ट होता है। जो सोप होता है इसके अंदर बोलो दो पार्ट होते हैं। हम आगे बताएं भी कि जब हमारा लेक्चर आएगा सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, ये सेकंड पार्ट है जिसमें ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम आपको दिख रही है जिगजैग फॉर्म के अंदर, ये आपकी नॉन पोलर टेल कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, दैट इज द नॉन पोलर टेल। तो
तो थोड़ा सा आपको बता भी दिया है ताकि आप जब हमारा टॉपिक आए सोप एंड डिटर्जेंट्स तो उस टाइम आपको ध्यान रहे। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, जो पोलर पार्ट है उसको हेड की फॉर्म में कहते हैं, देखो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टेल है उसको हम जिग फॉर्म में देखो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो इस टाइप से। तो ये सोप की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो ये आपका कहलाता है पोलर हेड। सोप के अंदर बोलो ये कौन होता है, दैट इज द पोलर हेड। और जो नीचे आपकी जो टेल है ये क्या कहलाती है, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल। और ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक की प्रॉपर्टी, कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक मींस पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। तो जो पोलर हेड होता है क्योंकि पोलर है तो ये इसका पार्ट कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो का मतलब वाटर और फिलिक का मतलब लविंग मींस अट्रैक्शन दिखाएगा। अट्रैक्शन बोले किसके साथ ज्यादा दिखाएगा ये पार्ट, वाटर के साथ। और जो नॉन पोलर वाला पार्ट है इसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट, क्योंकि वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं, वो उसे हेट करेगा, उसको रिपेल करेगा वाटर को। सो दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो दो पार्ट होते हैं आपके साबुन के अंदर, सोप के अंदर। पोलर आपका हेड होता है, नॉन पोलर टेल। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, नॉन पोलर टेल आपकी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो ये प्रोसेस थी आपकी सेपोनिफिकेशन। तो व्हाट इज द सेपोनिफिकेशन? The hydrolysis process in which the oil and fat are treated with NaOH or the KOH to give the alkali salt of the fatty acid. And these are called soap, along with the side product that is the glycerol called as the splintolide, and the whole process is called as the saponification. उसे आप क्या कह देते हैं बोलो? Saponification आप कह देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन और द हार्डनिंग ऑफ द ऑयल। ये कैसी प्रोसेस होती है? आपने देखो पढ़ा है पहले अपने जो एल्कीन्स के चैप्टर के अंदर आप पहले पढ़ चुके होते हैं कि जब कभी भी आपको कन्वर्जन करना होता है एल्कीन का एल्केन के अंदर, देखो मान लीजिए इथीन है आपके पास, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं और आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं इथेन के अंदर, या चाहे एल्काइन होती तो भी एल्केन में कन्वर्ट कर दें, तो यू हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस आप पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज द निकेल और प्लेटिनम और द पैलेडियम at a temperature of 573 to 673 Kelvin temperature. So that reaction is given by the scientists called the Sabatier-Sandrins reaction. Sabatier-Sandrins reaction. तो बिल्कुल इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो सेबेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन का जो फैक्ट है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो और हमें हाइड्रोजनेशन कर दें तो ये जो कंपाउंड है ये आपका अनसैचुरेटेड है। देखो यहाँ पे जब भी किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिख जाए डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है, और व्हेन देयर इज नो डबल और द सिंगल बॉन्ड देन द कंपाउंड इज द सैचुरेटेड वन। तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन कब होगी ऐड, किसके अक्रॉस होगी? व्हेन देयर इज द मल्टीपल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम। तो जो आपके ग्लिसराइड होते हैं, जो आपके ऑयल और जो फैट्स होते हैं, इन द ऑयल देयर इज ए डबल और द ट्रिपल बॉन्ड इन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया इस ग्लिसराइड के अंदर जो लॉन्ग चेन आपकी कार्बन एटम की जो जिगजैग है उसमें हमने डबल बॉन्ड शो कर रखे हैं, सो दैट इज द ऑयल। तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, अंडर हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लेटिनम और द प्लेटिनम, दैट प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। और जो ऑयल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फैट के अंदर। तो ऑयल आपका लिक्विड होता है, फैट आपका थोड़ा उससे हार्ड होता है, सो द प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज द हार्डनिंग ऑफ द ऑयल। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बिकॉज that reaction takes place in presence of the hydrogen, and because the liquid get converted into solid one means there comes something hardness in the oil, so that process also called as the hardening of the oil. So the process is the oil get converted into the solid fats by passing the hydrogen gas at high temperature and the pressure in presence of the catalyst called the hydrogenation of the oil. उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल। तो इस टाइप से आपने हीट किया, देखो जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे थे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम के अंदर, जो ट्राइग्लिसराइड ही है ये भी, और आपके जो फैट बन गए होंगे उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाई, हाइड्रोजनेशन और द हार्डनिंग। तो ये किसके बेसिस के ऊपर थी, आपकी सेबेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन जो भी मैंने आपको बताई थी। तो उसी को हमने बेस बना के और इस प्रोसेस को किया गया, और ये प्रोसेस आपकी कहलाई
हाइड्रोजनेशन ऑफ द हाइड्रोजन। इसके बाद जो आपके वनस्पति घी जो प्रिपेयर होता है, तो जो आगे जो फैट बना है दैट इज द वनस्पति घी। सो द वनस्पति घी इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। देखो ये जो अभी हमने प्रोसेस पढ़ी हाइड्रोजिनेशन, इसमें क्या हुआ है, मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गेट एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उन कार्बन के ऊपर क्या ऐड हो गए, H। दैट इज द हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनोलाइसिस मींस हम वही हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे देयर अकर्स द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। लाइसिस का मतलब ब्रेकेज, क्लीवेज। लाइसिस का मतलब क्या होता है, बोलो, ब्रेकेज कह दो या क्लीवेज कह दो, मींस द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस। तो देखो ये हमने उसी टाइप से, देखो हमने ये ट्राइग्लिसराइड लिए और ये जो ट्राइग्लिसराइड हमने लिए तो हाइड्रोजन गैस हमने देखो पास की इसके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इज द कॉपर क्रोमाइट at a high pressure and the high temperature to give the glycerol and the higher alcohols। देखो कैसे, अब हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ही तो होगी, या आप अगर सिंपल एच ऐड करते तो आप उसे रिडक्शन कहते। दोनों का काम एक ही होता है, चाहे हाइड्रोजनेशन करें चाहे रिडक्शन करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ऐड क्या करें। आप डायरेक्ट H2 ऐड करते हैं प्रोसेस को द हाइड्रोजनेशन, अगर एडिशन ऑफ H एटम होता नेसेंट हाइड्रोजन आप यूज करते हैं देन प्रोसेस कॉल्ड द रिडक्शन। क्या कहते हैं आप उसे, रिडक्शन। कोई आपसे डिफरेंस पूछ ले तो उस वक्त आप ऐसा बताते हैं कि हाउ विल यू ब्रॉडली डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोजनेशन एंड द रिडक्शन। द एडिशन ऑफ H2 is called hydrogenation, the addition of H atom is called reduction। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो ये हमने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की या समझने के लिए आप ये कह दो मान लो हमने रिडक्शन की, तो देखो क्या हुआ, H इधर ऐड हो गया और H इधर ऐड हो गया, देखो इस बॉन्ड के हर एक के अंदर। अब क्या हुआ, जो C डबल बॉन्ड O है लॉन्ग चेन ऑफ, यहाँ पे भी देखो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगी, देखो ऐसे वन बॉन्ड ब्रेक होगा, वन बॉन्ड O के ऊपर H लग जाएगा, C के ऊपर बोलो क्या लग जाएगा, देखो H। तो अब देखो क्या बन गया, यहाँ से जो ये पार्ट था ये बन गया बोलो CH2OH। ऐसे ही नीचे नेक्स्ट पार्ट के अंदर या इधर H लगेगा, इधर बोलो क्या H, तो CH2H। तो ये तो आपका निकल गया ग्लिसरॉल एज ए साइड, बोलो क्यों क्या निकल गया आपका ग्लिसरॉल। जो सेकंड पार्ट बना है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी भी बोलो क्या होगी, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी भी होगी पार्शियल रिडक्शन। देखो ऐसे ये H और ये H, तो एल्कोहल्स बनते चले जाएंगे। देखो कार्बोनिल ग्रुप की जब हमने रिडक्शन की O के ऊपर H, C के ऊपर भी देखो ऐसे H, तो बोलो क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। तो हायर एल्कोहल्स बन जाएंगे, लॉन्ग चेन वाले एल्कोहल बन जाएंगे। देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग द OH ग्रुप एट वन एंड। देखो इस टाइप से ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है, उसके वन एंड के ऊपर बोलो कौन है, H फर्स्ट पार्ट के अंदर से, सिमिलरली सेकंड पार्ट, सिमिलरली थर्ड पार्ट के ऊपर। तो इसे कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, मींस हाइड्रोजन गैस आपने पास की ऑयल के अंदर से या फैट के अंदर से। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ ऑयल मींस अगर आप ऑयल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप, ऑयल। ऑयल लेंगे तो क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड भी होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, बोलो क्या हो जाएंगे आपके। अगर जो हमने यहाँ पे फैट लिख रखा है, अगर हम इस फैट की बजाय अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ऑयल ले लेते हैं, देखो ऑयल ले लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए, देखो मैंने ऑयल लिख दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था देखो रेड कलर से हमने दिखा रखा है, वहाँ पे देखो हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो कैसे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड दिखा दें जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है। और जब आप कर ही रहे हैं हाइड्रोजनेशन तो उसके दौरान क्या होगी, जो अभी हमने ऊपर सिखाया था हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल हो जाएंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो आप देखिए हर जगह बोलो कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप ऑयल ले लें चाहे फैट ले लें, अगर आप ऑयल लेते हैं तो जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वो सिंगल अपने आप हो जाएंगे। फैट लेते हैं तो उसमें पहले से ही सैचुरेटेड चेन होती है आपकी। अगर आप ऑयल लेते हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड होती है, वो बाद में सैचुरेटेड हो जाएगी on passing the hydrogen gas in presence of the catalyst that is the copper chromite here at a high temperature or high pressure के ऊपर ये रिएक्शन चलती है। तो इसके दौरान जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज द ग्लिसरॉल वन, अदर आर दी हायर एल्कोहल्स। दूसरे क्या बने बोलो, हायर एल्कोहल्स। तो हाइड्रोजन गैस पास की, लाइसिस का मतलब ब्रेकिंग, टूटना। तो टूटा कौन सा, यहाँ से बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वहां पे इसका क्या हो गया, क्लीवेज। तो प्रोसेस कहलाई आपकी हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो ये आप डिफरेंशिएट करना एग्जाम में, कभी आप हाइड्रोजनेशन वाली डेफिनेशन ही हाइड्रोजिनोलाइसिस में कर दे, यहाँ पे लाइसिस वर्ड के ऊपर आप जरूर ध्यान दें। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। तो आपको बॉन्ड की क्लीवेज इस टाइप से एग्जाम में दिखानी है, जैसे मैंने अभी ये
स्ट्रेट लाइन लगा के आपके किस टाइप से मैंने HH लिख के, आप एग्जाम में भी आपको क्या करना है, इसी टाइप से आप HH लिख के दिखाएंगे। कार्बोनिल जो ग्रुप है आपकी, उसकी पार्शियल रिडक्शन आप करके दिखाएंगे कि C और O के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड टूट गया, C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, O के ऊपर भी एक H लगा दे, C के ऊपर भी एक H लगा दे, इस टाइप से। तो आपको ये शो करना होगा इस टाइप से। तो जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द रेंसिडिफिकेशन। रेंसिड का मतलब खराब हो जाना, ऑयल और फैट का खराब हो जाना। कब? जब वो उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए, जब वो लंबे समय तक एयर में कोई चीज रखी रहती है एयर मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो एरियल ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, तो उसके अंदर से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बैड टेस्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, देखिए जो बटर रखा था आपके पास, अब दोबारा से देखो ये बटर है और ये रखा है एरियल, देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो वो खराब होने शुरू हो गया अपने आप। तो उसकी जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, उसके अंदर से जो टेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो खट्टा खट्टा सोर टेस्ट आएगा उसका। सो द प्रोसेस इन विच द ऑयल और फैट गेट डिटीरियोरेटेड, वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ऑन लॉन्ग स्टोरेज ड्यू टू देयर स्लो डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरियल एक्शन, उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द एयर और द मॉइस्चर। तो जो भी आपके ऑयल और फैट है उसकी डिटीरियोरेशन हो जाए, उसकी स्लो डिकम्पोजिशन हो जाए by the bacterial action on long standing, and they give the bad smell, bad taste in presence of air or the moisture. That process is called as the rancidification. अब रेंसिडिफिकेशन होता क्या? वो तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि रेंसिडिफिकेशन होने के मेन रीजन क्या होते हैं कि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। तो लेकिन वो भी कैसे कि जो अनसैचुरेटेड जो एसिड प्रेजेंट होते हैं आपके ऑयल और फैट के अंदर, जो ऑयल है, देखिए जो ब्रॉडली हम क्या करते हैं, कई बार हम ऑयल और फैट को इकट्ठा ही फैट बोल देते हैं। जनरली हम कई बार ऑयल और फैट को इकट्ठा हम फैट बोल देते हैं। तो इसलिए आप इस चीज में पजल ना हो, जब हमने लिख दिया अनसैचुरेटेड तो यहाँ पे इस फैट का मतलब ऑयल होता है। तो जब अनसेचुरेशन होती है, अनसेचुरेटेड जब एसिड होते हैं, जब उनका एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर, या एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इनिशियली वो पेरोक्साइड देते हैं। पेरोक्साइड का मतलब जब सी और एच के बीच में ऑक्सीजन एंटर कर जाए तो क्या होगा आपके वहां पे, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी। देखो किस टाइप से, ध्यान से देखेंगे आप, देखो ये कार्बन एटम की, देखो ये लंबी चेन है, ध्यान से देखेंगे आप, और कार्बन के ऊपर बोलो कौन लगा हुआ था, देखो यहाँ पे H। अब क्या हुआ, सी और H के बीच में कौन एंटर कर गया, बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो इस टाइप से O ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड कहलाते हैं। O और O के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होते हैं, बोलो पेरोक्साइड हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो पेरोक्साइड यहाँ पे बने हैं, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगी, लोन पे रिपल्शन, तो यहाँ से बॉन्ड की देखो इस टाइप से क्लीवेज हो जाती है, देखो इस टाइप से क्लीवेज हो गई। देखो ओ और ओ के बीच की क्लीवेज, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सी और ओ के बीच में बोलो ये OH अगर यहाँ से हट जाएगा, देखो OH हट गया, देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज के बाद सी और ओ के बीच में क्या आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड, ये कीटोन बन जाएंगे। बोलो कौन बन जाएंगे, कीटोन। अगर ये एक एंड के ऊपर ऐसा हो रहा होता, मीन्स आगे लंबी चेन ना होती, यहाँ पे सिर्फ H होता, तो बोलो कौन बनते, तो ये एल्डिहाइड बन जाते। क्लियर हो गया ना। तो अगर ये जो अनसेचुरेटेड जो एसिड हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं, अगर उनका एरियल ऑक्सीडेशन एक एंड के ऊपर हो, एंड के ऊपर वाला जो कार्बन है, एंड जो कार्बन एटम है, एंड कार्बन एटम के अगर पेरोक्साइड बनते हैं तो एल्डिहाइड बनेंगे, जैसे कि आपको बना के दिखाया हमने। अगर वो मिड किसी कार्बन एटम के ऊपर है तो वो आपके कीटोन्स बन जाएंगे। बोथ these aldehyde of the ketones which are obtained by the decomposition of the peroxides formed after the aerial oxidation of the unsaturated acids। देखो अनसेचुरेटेड का, देखो मैं फिर आपको मतलब बता दूं, देखो ये होता है, देखो इस टाइप से लंबी चेन है, देखो कार्बन एटम की इस टाइप से, और इसके एक एंड के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ है, CH, ये फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। ये दीज आर प्रेजेंट इन द ऑयल और द फैट्स, तो फैट के अंदर ये प्रेजेंट है। तो इसके बाद क्या हुई, मान लीजिए एंड वाला कार्बन था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया एरियल ऑक्सीडेशन, देखो इस टाइप से हो जाए, देखो ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H हट के, और यहाँ पे बोलो कौन प्रेजेंट थे आपके, ये H और ये H, देखो इस टाइप से, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन हो गया। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये अभी आपको क्या बताया गया था, यहाँ पे कौन एंटर कर जाएगा, बोलो ऑक्सीजन, देखो इस टाइप से, और के बीच का बोलो क्या हो जाएगा, क्लीवेज। क्लीवेज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से OH, और देखो ये इस टाइप से क्लीवेज होगा, यहाँ से CH क्लीवेज,
और यहाँ से OH क्लीवेज। तो यहाँ पे बोलो ये हटने के बाद C और O के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ गया डबल बॉन्ड। बोलो कैसा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड है ऐसे, तो एल्डिहाइड बन गए। अगर एंड के ऊपर ऐसा कुछ होता है और बीच में ये कहीं पे हो रहा होता है, देखो इसी टाइप से, अगर मैं बीच में देखो आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से, ये लंबी चेन थी आपकी और बीच वाला कोई कार्बन होता, ये दो हो गए, एक H इधर है एक H इधर है, और ये देखो ये CH हो गए, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन करें बीच वाले किसी कार्बन की वजह से पेरोक्साइड बनाए इस टाइप से, तो देखो कुछ आप ऐसे शो करेंगे O और ये H, ऑक्सीजन की अपने अटैचमेंट दिखाई, तो O और O के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज जरूर होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से बोलो क्या ये CH बॉन्ड भी क्लीवेज साथ के साथ होता है। तो इस टाइप से वाटर लॉस होना होता है। तो यहाँ से H निकल जाए, यहाँ से भी देखो ये निकल गया आपका बॉन्ड का क्लीवेज, तो बोलो क्या बन जाएगी, ये बन गए कीटोन्स। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड्स बने हैं, ये कब बने, पहले पेरोक्साइड बने, अभी मैंने आपको बना के दिखाए थे, और उसके बाद ही वो लोग कौन बनते हैं, ये एल्डिहाइड और द कीटोन्स। दे गिव द बैड स्मेल, ये बैड स्मेल देते हैं, बैड टेस्ट देते हैं। सो द अनसैचुरेटेड एसिड प्रेजेंट इन द फैट्स बाय द एंजाइमेटिक एक्शन और बाय द एरियल ऑक्सीडेशन इनिशियली गिव द पेरोक्साइड, शुरू में पेरोक्साइड बनते हैं, एंड these peroxide due to the lone pair repulsion between the two O atom, they undergo the easy decomposition to give the aldehyde or the ketones, and thus gives the unpleasant rancid odor or the taste. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इस टाइप से। तो हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें कि ये जो आपके बन गए हैं या नहीं, डिकम्पोजिशन हो चुका है या नहीं, बैड स्मेल जो आ रही है, तो उसको हम कैसे, दिस कैन बी चेक्ड बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनोलिक सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट। इनको ऐसे चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कुछ फैट ऐसे होते हैं which get hydrolyzed in presence of the microorganism or the enzyme to be the free fatty acid, वो free fatty acid ही प्रोड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, और जिसकी वजह से जो खट्टा स्वाद हो जाता है और उसमें बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जैसे जो बटर होता है घर में, जैसे अभी ये डायग्राम आपको साथ के साथ दिख रहा है, अगर कुछ दिन आपका बटर रखा रहे या आप वैसे रख देते हैं जब खराब हो जाता है, तो उसके अंदर से जो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है, अनप्लेजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाए। फिर आप टेस्ट करेंगे तो उसका सोर टेस्ट आएगा, दैट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बिटारिक एसिड। बटर के अंदर से ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द बटर गेट रेंसिड, व्हाई द बटर गिव द सोर टेस्ट, ड्यू टू विच कंपाउंड बटर गिव्स द रेंसिड टेस्ट। तो आप कहते हैं ब्यूटारिक एसिड इज द आंसर, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो आपके सैचुरेटेड एसिड होते हैं जिनके अंदर 6 to 12 कार्बन एटम की लंबी चेन होती है which are present in the fat, तो अगर उनकी एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और बीटा ऑक्सीडेशन हो जाए, दे इनिशियली गिव द कीटो एसिड, तो वो कीटो एसिड दे देते हैं, फॉलोड बाय देयर डिकम्पोजिशन इनटू द कीटोन्स हैविंग द अनप्लेजेंट ओडर। तो उसके अंदर क्या आ जाती है, बोलो अनप्लेजेंट ओडर आ जाती है। तो जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि शुरू में क्या होता है कि आपके जो ऑयल और फैट हम ले लें, उसका एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो पेरोक्साइड बनते हैं। पेरोक्साइड बनने के बाद फर्दर उसके बाद क्या बनता है, लोन पे रिपल्शन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एक एंड के ऊपर COH होता है, फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए तो COH ग्रुप भी हट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या रह जाएंगे, एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास कीटो एसिड भी मिल सकते हैं। देखो फिर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखो ये मैंने जिगजैग कार्बन एटम की देखो ऐसे चेन दिखाई, और इसके एक एंड के ऊपर देखो मैंने CH लगा दिया, तो ये आपके फैटी एसिड हो गए। अब हम कहीं पे भी दिखा देते हैं, मिड वाले देखो ये कार्बन के ऊपर हमने H लगाया, यहाँ पे H लगाया, मैंने इसका एरियल ऑक्सीडेशन किया, एरियल ऑक्सीडेशन करने से देखो ये मैंने जिगजैग कार्बन एटम चेन दिखाई, देखो इस टाइप से। इसके एक एंड के ऊपर बोलो क्या लगा हुआ था, ये COH। तो फर्स्ट हाइट, सेकंड हाइट, थर्ड हाइट के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो गया, ये पेरोक्साइड आपके बन गए। यहाँ पे हमने H दिखाया, फिर क्लीवेज हुआ, देखो यहाँ से O बॉन्ड का क्लीवेज, तो उसी की वजह से यहाँ पे ये CH बॉन्ड का भी क्लीवेज हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बने उन्हें हम क्या कहते हैं, देखो ये आपके बन गए, जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, देखो एक एंड के ऊपर देखो हमने दिखाया COH ग्रुप, और ये फर्स्ट हाइट, ये सेकंड हाइट और थर्ड हाइट के ऊपर बोलो कौन बन गया, ये कीटोनिक ग्रुप, देखो इस टाइप से, एंड सो ऑन
ये आगे तो देखो ऐसे है ही। तो इन्हें कहते हैं कीटो एसिड्स, क्योंकि इसमें एक तो कीटोनिक ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आप कहते हैं कीटो एसिड, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। फिर ये जो कीटोनिक ग्रुप देखो, ये कीटो ग्रुप अगर ये दूर है तो यहाँ पे क्या होगी, देयर अकर्स नो रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अब ध्यान दें, अगर यही रिएक्शन देखो हम कैसे दिखाएं, फिर आपको देखो फिर से बता देता हूँ। हमने दोबारा से फिर की, देखो सेम रिएक्शन। देखो मैंने ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, देखो ऐसे, और इस टाइप से देखो मैंने फिर ये थोड़ी लंबी चेन दिखा दी। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अगला कार्बन होता है उसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक हो गया ना, कौन सा कहलाता है बोलो, ये अल्फा कार्बन होता है। उससे नेक्स्ट कौन सा होता है बोलो, बीटा। तो मीन्स अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द बीटा देन द गामा। हमने देखो यहाँ पे कौन लिया था, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होने के चांस कम होते हैं। जितना नजदीक जाएगा बीटा, ये अल्फा एंड सोन, तो इजीली आपके क्या हो जाएगी, फर्दर डिकम्पोजिशन हो सकती है। ये कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने नजदीक होगा तो उतने इजीली ही इसके अंदर से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। और जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, सीओएच ग्रुप हट जाएगा, और सीएच ग्रुप के हटते ही साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिंपल एसिड बनेंगे। बोलो कौन बन जाएंगे आपके, ये सॉरी सीओएच ग्रुप हटते ही सिंपल कीटोन्स बन जाएंगे। तो वही तो हमने देखो ऊपर आपको बताया है, लिखा है कि द सैचुरेटेड एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस इनिशियली गिव द कीटो एसिड। देखो कीटो एसिड तो हमें मिल गए। अब डिपेंड करता है कि जो कीटो एसिड किस टाइप के मिले, क्या कार्बोनिल ग्रुप सीएच ग्रुप के ज्यादा नजदीक है। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतनी इजीली ही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। या मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन, नो नहीं लिखे तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो डिकम्पोजिशन होगा इसका, ये धीरे धीरे आपके कीटोन्स में बदलेगा। स्लो रिएक्शन होने से बोलो प्रोडक्ट तो क्या बनने होते हैं, बोलो यहाँ पे कीटोन्स, बोलो क्या मिलेंगे हमें, कीटोन। लेकिन स्लो रिएक्शन चलेगी। और फास्ट अगर हमें चलानी है तो बोलो क्या होगा, वो कब चलेगी, जब ये कीटो एसिड कैसे मिले, जब ये कीटो कहाँ पे हो, बोलो आपके नजदीक हो। जैसे अल्फा कीटो एसिड, बीटा की, अल्फा का मतलब कौन सा, जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड देखो जो ये होता है COOH ग्रुप, इससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है, अगर इसके ऊपर CO ग्रुप हम लगा दे देखो इस टाइप से, आगे उसी टाइप से कार्बन एटम की चेन, तो इसे कहते हैं अल्फा कीटो एसिड। क्या कहते हैं आप इसे, अल्फा कीटो एसिड। इसके अंदर से अगर हम इसको हीट कर देते हैं, इसके अंदर से इजीली डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है। इजीली इसके अंदर से CO2 लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है COH ग्रुप से, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ से हो जाएगी बड़ी आराम से। देखो वो हो भी कैसे जाती है, देखो थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देते हैं। देखो ये COOH हमने देखो ऐसे लिख दिया ना, ध्यान से देखना। अब देखो क्या होगा, मीडियम के अंदर हमने क्या किया, ये जो H है यहाँ से और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। ठीक हो गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे आए तो जो अगला ये है कार्बन, कार्बन ग्रुप CH वाला कार्बन जो है, इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा बोलो, इसके 5 बॉन्ड होते ही साथ बोलो हम क्या करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेंगे बोलो, यहाँ से तो ये C डबल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे हम इधर, देखो इधर, यहाँ पे इधर से। तो क्या ये क्लीवेज हो सकता है, आराम से बताओ होगा या नहीं होगा। बड़े ध्यान से देखो, ये तो हमने कीटो लेके दिखाया आपको, अगर हम इसकी बजाय देखो बीटा लेके दिखा देते तो अब ध्यान से देखना इजीली किसमें चलेगी। मैं देखो यहाँ से हटा दिया, अब मैं इसको लगा देता हूँ अल्फा की बजाय, ये अल्फा था हमारा, अब मैं बीटा पे लगा देता हूँ देखो C डबल बॉन्ड को। तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं देखो ये, तो ये आगे देखो ऐसे शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये पीछे से और ये यहाँ से, और ये रिएक्शन आगे चली, यहाँ पे लगा दिया तो बोलो कौन सा हुआ, ये बीटा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे हमारा अब सेकंड फैक्टर आ गया, वो क्या था कि अगर हमारे पास बीटा कीटो एसिड होते हैं तो उसके अंदर इजीली रेजोनेंस प्रोसेस चल जाती है, अल्फा के अंदर भी नहीं चल रही थी, तो इसलिए हमने लिखा था बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसलिए फर्दर जो आपकी रिएक्शन चलती है बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ही आपकी डी कार्बोक्सिलेशन भी हो सकती है। आपने देखा अल्फा भी मैंने लिख के दिखाया था, गामा क्योंकि दूर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होता है, अल्फा नजदीक होता है, अल्फा आपका नजदीक होता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस अल्फा के बजाय जो बीटा पोजीशन अगर कार्बन ग्रुप बन जाता है तो फिर इजीली रेजोनेंस प्रोसेस चल जाती है, इजीली आपके लॉस हो सकता है यहाँ से, इसके अंदर से H पॉजिटिव और CO2 का क्या हो जाएगा बोलो, लॉस। तो ये चीज आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है, तो आप समझ कर याद करेंगे इस टाइप से। तो हमने क्या देखा,
कि जो आपके सैचुरेटेड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जब उनके अंदर एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो सबसे पहले पेरोक्साइड बनते हैं, और जब पेरोक्साइड बनने होंगे तो बोलो वो कहाँ पे बनेंगे? पेरोक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन के ऊपर। बनने को कहीं और भी बन सकते हैं, लेकिन बीटा के ऊपर बनेंगे तो बनते ही साथ क्या हो जाएगा? फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, और फाइनली हमें क्या मिलेंगे? बोलो कीटोन्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है जिसे कहते हैं ड्राइंग ऑफ द ऑयल। ड्राइंग ऑफ द ऑयल का मतलब क्या होता है? ड्राइंग ऑफ द ऑयल का मतलब होता है जो अनसैचुरेटेड जो एसिड होते हैं, दे अंडरगो द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ऑन एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू गिव और टू फॉर्म ए हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑन द सरफेस। ऑयल का जो सरफेस है उसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट, हार्ड ट्रांसपेरेंट लेयर कोटिंग सी बनी हुई दिखाई दे। जैसे आप कई बार घर पे देख भी सकते हैं आराम से, आपके जो ऑयल रखा हुआ आप देखेंगे उसके ऊपर एक थिन सी लेयर बन गई है, आप देखते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है ड्राइंग ऑफ द ऑयल। वो क्या कहलाती है? आपकी ड्राइंग ऑफ द ऑयल। क्लियर हो गया इतना? तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया? रेंसिडिफिकेशन का मतलब क्या था? ऑयल और फैट का क्या हो जाना? डिटीरियोरेशन हो जाना ड्यू टू देयर स्लो डिकम्पोजिशन बाय द बैक्टीरियल एक्शन और in or coming in contact with the air or the moisture, and thus they give the unpleasant smell or the taste. That process called the rancidification. बटर का होता है तो बुटारिक एसिड के बनने की वजह से ऐसा होता है, और जो सैचुरेटेड जो एसिड होते हैं जो फैट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जब उनका हो तो कौन सा ऑक्सीडेशन होता है? मैंने अभी आपको बताया था वो बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ताकि इजीली उसके अंदर से क्या लॉस हो जाए? आपकी CO2 गैस भी लॉस हो जाती है बाद में, और कीटोन्स बन जाते हैं, एंड दीस कीटोन गिव द अनप्लेजेंट ओडर। क्या देते हैं फिर? अनप्लेजेंट ओडर देते हैं। देखो मैं दोबारा से यहाँ पे एक बार ये डायग्राम बना दूं ताकि आपकी ये स्क्रीन पे रहे। मैंने देखो यहाँ पे COOH ग्रुप लगा दिया, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा के ऊपर देखो मैंने H लगा दिया। ये दो एरियल ऑक्सीडेशन देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे COOH ग्रुप को हम कैसे लिख देते हैं? इन द ओपन फॉर्म। ये COOH देखो इस टाइप से एरियल ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन के ऊपर देखो ये चेन एसिड, तो यहाँ पे क्या बन गया? बोलो ये पेरोक्साइड बन गए आपके। उसके बाद ये क्लीवेज हुआ लोन पे रिपल्शन की वजह से, ये CH बॉन्ड का क्लीवेज भी हुआ। आप एग्जाम में ऐसे रिएक्शन जरूर शो करेंगे। तो ये उसके बाद हमने ये COOH को शो किया यहाँ पे। उसके बाद ये हमने नेक्स्ट बॉन्ड दिखा दिया आपके सामने। तो ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन के ऊपर आपका क्या आ चुका है? यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप। अब जब ये रिएक्शन चलती है यहाँ से ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो डबल बॉन्ड। देखो ये क्लीवेज हो गई, यहाँ से OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो बोलो बीच में से क्या निकल गया? ये निकल गई CO2 गैस। बोलो कौन सी गैस निकल गई है? CO2 गैस। तो आपके पास आगे क्या बच गया? देखो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या था? बोलो ये था कार्बोनिल ग्रुप, और ये दोबारा से आ गई लंबी चेन। देखो इस टाइप से, तो इस टाइप से ये अनसैचुरेटेड कीटोन्स बने हैं। कीटोन भी बोलो कैसे बने हैं? शुरू में जो बनते हैं ये अनसैचुरेटेड कीटोन्स है, एंड दे गिव द अनप्लेजेंट ओडर। सो दैट ऑल अबाउट, हमने जितनी भी आपकी जो प्रॉपर्टीज थी आपके ग्लिसराइड की, ऑयल और फैट की, वो हमने डिस्कस की यहाँ पे। अब एग्जांपल क्या थे ड्राइंग ऑयल की? जैसे लिंसेड ऑयल, टंग ऑयल, पेरिल ऑयल। अगर हम इनको रख के देखते हैं तो इनके अंदर जो अनसैचुरेटेड एसिड होते हैं, दे undergo the polymerization process on absorbing the oxygen from the air, and they form the hard transparent coating on the surface that called the drying of the oil. उसे हम drying of the oil कह देते हैं। So thank you. That all about the properties of the oil and the fats.